बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कार्नोट साइकिल एंड इट्स एफिशिएंसी। मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो कि आगे फर्दर हेल्पफुल होंगी इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है साइक्लिक प्रोसेसेस। साइक्लिक प्रोसेसेस क्या होते हैं कि ऐसे प्रोसेसेस जो कुछ चेंजेस के बाद अपनी ओरिजिनल हालत में या अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाते हैं, उन प्रोसेसेस को साइक्लिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ के फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्टेंट है 1, ठीक है। तो ये आफ्टर रिएक्शन कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट 2 के अंदर, ठीक है। अब जो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब जो 2 है वो एक्ट करेगा एज अ रिएक्टेंट और ये आफ्टर रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएगा रिएक्टेंट 3 के अंदर। इसी तरह 3 4th के अंदर और 4th दोबारा से 1 के अंदर। तो ये सारी की सारी ये चेंजिंग्स आ रही हैं और चेंजिंग आने के बाद 4 जो है वो दोबारा कन्वर्ट हो रहा है 1 के अंदर। जो 4th है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ रहा है, ठीक है। मतलब कि जो 4 है वो दोबारा से 1 भी बना सकता है। तो इस तरह के प्रोसेसेस को जो है वो साइक्लिक प्रोसेसेस कहते हैं। अच्छा, अब जो साइक्लिक प्रोसेसेस होते हैं इनके अंदर इनके जो अब हर जो स्टेप है उसकी अपनी डिफरेंट एनर्जी होती है, ठीक है। लेकिन जब इनको कलेक्टिवली जब इनको एनर्जीज को सम अप किया जाए तो उसका जो नेट चेंज आता है वो हमेशा 0 होता है। जो उसका सम अप है, जो उसका नेट टोटल है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज़ को अगर हम लोग थर्मोडायनामिकली बात करें थर्मोडायनामिकली अगर बात करें तो एक जो साइक्लिक प्रोसेसेस होते हैं उनका नेट चेंज 0 होता है। दूसरा ये कि अब जितनी हीट सिस्टम अब्जॉर्ब कर रहा है उस हीट के अगेंस्ट उतना ही फिर वो वर्क डन करता है। ऐसा इसी चीज़ को जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है वो भी एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था, आप लोग पीछे उसकी इक्वेशन देख चुके हैं कि डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W, ठीक है। तो अब जब बात थर्मोडायनामिकली साइक्लिक प्रोसेस की हो रही है तो हम लोगों ने कहा जो नेट चेंज होता है वो क्या होता है 0, ठीक है। जब नेट चेंज 0 हो गया तो ये इक्वेशन हो जाएगी 0 इज इक्वल टू Q माइनस W, ठीक है। जो W है वो इज इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ चला जाए तो ये इक्वेशन बन जाती है Q इज इक्वल टू W। तो क्या है, Q क्या है, वो हीट जो सिस्टम ऑब्जॉर्ब कर रहा है और W क्या है, वो वर्क डन जो उस हीट के अगेंस्ट जो सिस्टम जो वर्क परफॉर्म कर रहा है वो। तो इन दोनों स्टेप्स को थ्रू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। अच्छा, ये हो गया साइक्लिक प्रोसेसेस। इसमें एक दो चीज़ें ही याद रखने वाली है। नेक्स्ट है हीट इंजन। हीट इंजन बेसिकली मशीन ही होता है। अच्छा, a machine which can do work by using heat that flows out spontaneously from a high temperature source to a low temperature sink is called as heat engine। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि नेचुरली यूज हो रहे होते हैं, नेचुरली जो है ना वो हो रहे होते हैं। नेचुरली अकरिंग जो प्रोसेसेस हैं उनको स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कहते हैं। अच्छा, इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक स्टीप सरफेस है, एक स्लोपी सरफेस है, ठीक है। अगर आप पानी जो है वो ऊपर वाली सरफेस से फेंकेंगे तो ये अंडरस्टूड बात है, ये एक नेचुरल बात है कि पानी जो है वो ऊपर से नीचे ही आएगा, ठीक है। पानी ऊपर जो स्टीपी सरफेस या स्लोपी सरफेस होती है वो ऊपर से पानी नीचे ही आएगा। लेकिन अच्छा, ये एक अब इसको कहेंगे कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। कि ये नेचुरल फिनोमेना है कि कोई भी चीज़ जो है वो हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की तरफ मूव करती है, ठीक है। अब अगर इसी तरह स्लोपी सरफेस हो, ठीक है, और पानी अगर आप फेंको
तो पानी अब जो स्लोएस्ट सरफेस है उससे वो हायर सरफेस की तरफ नहीं जा सकता अनलेस एंड अनटिल कोई आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, ठीक है। और वो अब जो एक्सटर्नल फोर्स है वो थ्रू प्रेशर भी हो सकती है, कोई भी मैकेनिकल थ्रू किसी भी मैकेनिकल मेथड हो सकती है। तो जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस फोर्स के थ्रू अगेंस्ट द नेचर जाके वो जो वाटर है वो लोअर सरफेस से हायर सरफेस की तरफ जाएगा, ठीक हो गया। तो अच्छा, अब जो वर्क डन हम लोग अगेंस्ट द नेचर करते हैं इसको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। तो अब जो हीट इंजन है, यहाँ से तो एक आइडिया तो ये हो गया, जो हीट इंजन है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियसली वर्क करता है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये ऐसी मशीन होती है जो कि वर्क डन करती है इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्लो। और वो जो हीट फ्लो है वो क्या करता है, हायर टेम्परेचर सोर्स से लोअर टेम्परेचर सिंक की तरफ फ्लो करता है। वो हीट हायर टेम्परेचर सोर्स से लोअर टेम्परेचर सिंक की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। अच्छा, अब हीट इंजन को जो है वो यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि अब ये हीट सोर्स है, हीट सोर्स को उसने यहाँ पे T2 का नाम दिया। अब हीट सोर्स वो है जिसका टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। अब ये हीट सोर्स जो है वो एनर्जी देगा या वो हीट देगा इन द फॉर्म ऑफ Q2 टू द हीट इंजन, ठीक है। वो हीट इंजन को वो हीट देगा, वो हीट इंजन उस एनर्जी को यूज करते हुए वर्क डन करेगा। वो वर्क डन कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ Q2 माइनस Q1, ठीक है। तो जो हीट है उसने यूज कर ली एज अ वर्क डन, और जो बाकी जो हीट है वो आगे फर्दर ट्रांसफर कर देगा हीट सिंक को, T1 को, ठीक है। अच्छा, आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, स्टीम इंजन की एग्जांपल दी हुई है। तो स्टीम इंजन क्या है कि वो हीट लेता है बॉयलर से। अब बॉयलर क्या है, वो सोर्स है टेम्परेचर हीट का, ठीक है। हाई टेम्परेचर जो का सोर्स है वो बॉयलर जो है वो हीट प्रोवाइड करेगा स्टीम इंजन को। स्टीम इंजन जो है वो आगे फर्दर जो भी वर्क डन है वो वर्क डन करेगी, ठीक है। और बाकी जो हीट है वो ट्रांसफर कर देगी सराउंडिंग में। तो अब यहाँ पे क्या है, जो बॉयलर है वो हो गया हाई टेम्परेचर सोर्स, और जो हीट ट्रांसफर हुई है सराउंडिंग में, जो सराउंडिंग है वो क्या है, लो टेम्परेचर सिंक, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अच्छा, एफिशिएंसी जो है कैसे चेक की जा सकती है किसी भी हीट इंजन की, वो ये इस तरह से है कि जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है वो कितनी हीट दे रहा है, और उस हीट को यूज करते हुए उस हीट इंजन ने कितना वर्क डन किया है, उसको कहते हैं उस हीट इंजन की एफिशिएंसी। और इसको अगर हम लोग केमिस्ट्री की ज़बान में इसको डिफाइन करें तो क्या होगा, द रेशियो ऑफ द वर्क obtained इन अ साइक्लिक प्रोसेस टू द हीट टेकन फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर इज रेफर टू एज द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन। तो ये रेशियो है वर्क डन जो कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस के दरमियान हुआ है टू द हीट वो हीट जो कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर या हाई टेम्परेचर सोर्स से ली गई है, इन दोनों का ये रेशियो है, इसको कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो नो एनी हीट इंजन इज 100% एफिशिएंट। कोई भी हीट इंजन आप लोग ले लो वो 100% एफिशिएंट नहीं होगा। इसको कहने का मतलब ये है कि कोई भी हीट इंजन है वो सारी की सारी हीट जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से ले रहा है उस सारी की सारी हीट को वो वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हीट वो बाकी बचती है जो कि सिंक को जाती है, लो टेम्परेचर सिंक हो जाती है। अगर तो वो सारी की सारी हीट जो ले रहा है हीट इंजन वो अगर वो सारी की सारी कन्वर्ट कर दे वर्क के अंदर, तो फिर हम कहेंगे कि वो हीट इंजन जो है वो 100% एफिशिएंट है। लेकिन अगर नेचुरली देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हो गया इसी चीज़ को आगे फर्दर फिर जो है वो सादी कार्नेट है
के नाम से एक साइंटिस्ट है, उसने 1824 में इस चीज़ को आगे फर्दर इसकी स्टडी किया, इस जो हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी को स्टडी किया। किस नाम से? उस कार्नट साइकिल के नाम से उसने फिर ये एक जो है वो टर्म दी थी। अच्छा, जो और जो उसने हीट इंजन जो बनाया था उसको फिर बाद में कार्नट इंजन भी कहा जाता है। इसको आगे हम फर्दर देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आता जाएगा। अच्छा, उस सादी कार्नट के मुताबिक वो कहता है कि जो हीट इंजन की एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर्स, सॉरी ये टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर्स ऑन विच इट इज़ ऑपरेटेड, जिन टेम्परेचर्स के ऊपर। अब टेम्परेचर्स यहाँ पे दो यूज हो रहे हैं, एक हाई टेम्परेचर सोर्स और एक लो टेम्परेचर जिसको T2 का नाम दिया हुआ है, और एक लो टेम्परेचर सिंक जिसको T1 का नाम दिया हुआ है। तो जो एफिशिएंसी है हीट इंजन की वो इन दो टेम्परेचर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, बेस करती है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि अब ये सारा का सारा ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली जो सिस्टम है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, ठीक हो गया। तीसरी चीज़ ये कि ये प्रोसेस जो साइक्लिक प्रोसेस है ये रिवर्सिबल कंडीशंस में परफॉर्म होगा, रिवर्सिबल कंडीशंस में, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो कार्नट सादी कार्नट का जो कार्नट इंजन था वो उसमें जो उसने जो सिस्टम यूज़ किया, उसने सिस्टम जो है वो 1 मोल ऑफ गैस यूज़ किया, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस यूज़ किया। और जो 1 मोल ऑफ गैस है वो कंटेनर के अंदर मौजूद है, और जो कंटेनर है वो फिटेड है विद मूवेबल पिस्टन से, ठीक है। तो जब उसने ये सारा स्टडी किया तो उसने देखा जो कार्नट साइकिल है वो फोर प्रोसेसेस पे मुश्तमिल है, ठीक है। अब वो 4 प्रोसेसेस क्या है, उसमें से 2 प्रोसेसेस जो है वो आइसोथर्मल है, ठीक है, और 2 एडियाबैटिक है। तो आगे इन ऑपरेशंस को या इन प्रोसेसेस को फर्दर 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो उसने किन चीज़ों को माइंड में रख के ये सारा करना है, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक हो गया। इन तीनों चीज़ों को माइंड में रख के इसी सारे जो साइकिल है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, और उससे फिर वर्क डन क्या निकलता है वो भी देख लेते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, कार्नट साइकिल जो फर्स्ट ऑपरेशन है, ठीक है, अगर ये वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप देखा जाए तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या है कि हम एक दफ़ा फिर हम लोग जो उसने यूज़ किया था, मीडियम यूज़ किया था, हम लोगों को इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। जो कार्नट इंजन था वो 1 मोल ऑफ गैस पे मुश्तमिल था, ठीक है, और जो 1 मोल ऑफ गैस है इट इज़ कंटेन्ड इन सिलेंडर विच इज़ फिटेड विद मूवेबल पिस्टन, ठीक है। अच्छा, अब जो सिलेंडर है वो उसके जो तीनों साइडें हैं सिलेंडर की वो सारा का सारा इंसुलेशन हुई हुई है उसकी, ठीक है। इंसुलेशन से मुराद ये कि जब इंसुलेशन हो जाएगी तो जो सिलेंडर के अंदर हीट होगी वो हीट ना तो अंदर से बाहर जा सकती है और ना ही बाहर से अंदर आ सकती है, ठीक है, जब इंसुलेशन हो जाए तो। अच्छा, अब वो जो सिलेंडर है वो सारे के सारे इंसुलेशन हुई हुई है, लेकिन जो सिलेंडर का बॉटम है वो कंडक्टिव है, ठीक है, वो कंडक्टर है। कंडक्टर से मुराद ये है कि वहाँ पे इंसुलेशन नहीं हुई हुई। क्यों इंसुलेशन नहीं हुई? वहाँ पे हीट प्रोवाइड करनी है ताकि गैस का जो वर्क डन है उसको देखा जा सके। अच्छा, अब जो सिलेंडर है उसकी वॉल्स और ऊपर वाली साइड जो है वो इंसुलेशन है, नीचे जो पोर्शन है बॉटम जो है वो कंडक्टर है, ठीक है। जब इस सिलेंडर को जिसके अंदर गैस मौजूद है, जब इसको हाई टेम्परेचर सोर्स या हॉट रिजर्वायर के ऊपर रखा, ठीक है। अब हॉट रिजर्वायर के ऊपर रखने से जो सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है उसने उस हीट को अब्जॉर्ब किया और अब्जॉर्ब करने के बाद वो गैस
एक्सपैंड होना शुरू होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो हम लोग अब हार्ड रेजरवायर यूज़ कर रहे हैं इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से उतना ही जो गैस है वो उतना ही टेम्परेचर ले सकती है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकती, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो क्या हो गया, आइसोथर्मल, ठीक है। अब आइसोथर्मल हो गया एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि रिवर्सिबली आइसोथर्मल, दूसरी चीज़ ये कि अब गैस जो है वो हीट लेकर हीट उसने एब्जॉर्ब की। अब गैस यहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की और हीट के अगेंस्ट उसने वर्क डन करना शुरू कर दिया। वर्क डन उसने क्या किया कि बाय एक्सपैंडिंग द गैस, ठीक है। अब जब गैस एक्सपैंड हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब है उसके ऊपर जो पिस्टन का प्रेशर था वो कम होना शुरू हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे फिर क्या क्या कंडीशंस आ गई। टेम्परेचर क्या है, हाई है, ठीक है, टेम्परेचर हाई है, T2 का नाम दिया। टेम्परेचर हाई क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने हाई टेम्परेचर रेजरवायर प्रोवाइड किया उसको, ठीक है। अब जब उसको हीट प्रोवाइड की तो वॉल्यूम क्या करना शुरू हो गया, आइसोथर्मली एक्सपैंड करना शुरू हो गया, ठीक है, इंक्रीज करना शुरू हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज करने से उसके प्रेशर के अंदर डिक्रीज आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग थ्रू साइकिल देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, प्रेशर मैक्सिमम था, वॉल्यूम सबसे कम था, ठीक है, कम था। जब इसने हीट ली, हीट लेने से वॉल्यूम जो है वो एक्सपैंड करना शुरू हो गया आइसोथर्मली, ठीक है, और प्रेशर डिक्रीज करना शुरू किया। प्रेशर अब देखें वो प्रेशर कम होना शुरू हो गया फ्रॉम P1 टू P2, और वॉल्यूम जो है वो V1 से V2 की तरफ इंक्रीज करना शुरू हो गया, ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब बात कर रहे हैं हम लोग अगर वर्क डन की, तो इस दौरान क्या वर्क डन हुआ बाय द गैस या बाय द सिस्टम। तो अब हम लोग बात करें यहाँ पे आइसोथर्मल की, तो आइसोथर्मल के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा ई जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो भी कांस्टेंट होती है, ठीक हो गया। जो डेल्टा ई विल बिकम ज़ीरो, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इक्वेशन है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, तो डेल्टा ई ज़ीरो हो जाएगा, तो ये दूसरी तरफ जाके Q2 इज इक्वल टू W1 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब जो W1 है उसका वो इक्वल है RT2 ln V2 और V1 के, और इसी तरह जो अब दोनों ये इक्वल हैं, तो अगर ये इसके इक्वल है तो फिर Q2 भी इस टर्म के इक्वल होगा, ठीक है। ये हो गया ऑपरेशन 1। ऑपरेशन 2 क्या है, या प्रोसेस 2 क्या है, आइडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब इसमें एक्सपेंशन तो होगा लेकिन एडियाबैटिक होगा। एडियाबैटिक आप लोगों को एक दफ़ा फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं। एडियाबैटिक होता है कि वो प्रोसेस या वो सिस्टम जिसके अंदर जो हीट है ना तो सिस्टम से बाहर सराउंडिंग में जा सकती है और ना ही सराउंडिंग से बाहर सिस्टम में आ सकती है, तो फिर एज अ रिजल्ट हम लोग कहते हैं कि उस सिस्टम का जो Q है वो क्या होगा, कांस्टेंट। Q कांस्टेंट होगा या Q ज़ीरो होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सिलेंडर है उसको T2 से रिमूव कर देते हैं। ये T2 से या फिर जो हार्ट रेजरवायर है वहाँ से हटा के उसको दूसरी जो इंसुलेटेड पोजीशन है या जगह है वहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या कहा था कि वो सिलेंडर सारा का सारा इसकी इंसुलेशन हुई है, लेकिन उसका बॉटम कंडक्टर एज अ कंडक्टर वर्क कर रहा है। लेकिन जब हम उसका बॉटम जो है वो भी किसी इंसुलेटेड प्लेस पे रख देंगे तो क्या होगा कि वो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो गया, इंसुलेशन में आ गया, ठीक है। अब जब पूरा का पूरा सिस्टम इंसुलेशन में आ गया है तो क्या होगा उस केस में, अब हीट जो है वो ना बाहर से अंदर जा रही है ना अंदर से बाहर आ रही है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एडियाबैटिक, ठीक हो गया। अब जो यहाँ पे क्या होगा, अब जो गैस के ने अपनी जो हीट अब्जॉर्ब की है वो फर्दर क्या है, जो उसके अंदर ऑलरेडी गैस जो ऑलरेडी उसके अंदर हीट मौजूद है वो क्या करेगी, वो हेल्प करेगी गैस को आगे फर्दर एक्सपैंड करने में, ठीक है। अब जब इसको बोलेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन,
ठीक हो गया। रिवर्सिबली एडियाबैटिक एक्सपेंशन इसको बोलेंगे। इस केस में क्या हो रहा है, अब टेम्परेचर तो हम लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे, वही जो गैस का अपना जो टेम्परेचर है वही आगे फर्दर इसको एक्सपैंड करने के लिए यूज़ हो रहा है। जो सिलेंडर के अंदर ऑलरेडी हीट है वही इसको एक्सपैंड कर रही है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंशन तो फिर भी हो रही है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगेन अगर ऑब्वियसली एक्सपेंशन हो रही है तो पिस्टन का प्रेशर कम है तो वॉल्यूम प्रेशर डिक्रीज करना शुरू कर देगा। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ साइकिल जो है वो इसमें स्टडी करते हैं। अच्छा, अब ये क्या था, यहाँ पे अगर एडियाबैटिकली देखो तो वॉल्यूम अगेन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो प्रेशर है वो अभी जो कर्व है, ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब है प्रेशर जो है वो P2 से P3 की तरफ डिक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम जो है वो V2 से V3 की तरफ थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब जो वर्क डन बाय द सिस्टम या बाय द गैस क्या हुआ है कि इस केस में एडियाबैटिक केस था सारा, तो इस केस में Q विल बिकम इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अप्लाई करें तो Q 0 हो तो डेल्टा E विल बिकम इक्वल टू माइनस W2। ठीक है, और W2 विल आल्सो इक्वल टू माइनस डेल्टा E। ठीक हो गया, और जो डेल्टा E की जो इक्वेशन है वो है CV इंटू T1 माइनस T2। अब ये दोनों इक्वल हैं तो उस लिहाज से W2 की भी वही इक्वेशन होगी जो कि डेल्टा E की है। ठीक हो गया, ये था सेकंड ऑपरेशन। अब मूव करते हैं थर्ड ऑपरेशन की तरफ। थर्ड ऑपरेशन है आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। अच्छा, अब इस केस में क्या होता है, अब इस केस में जो सिलेंडर है जो पहले एक इंसुलेटेड प्लेस पे रखा हुआ था, अब उसको उठा के एक लो टेम्परेचर सिंक के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, या कोल्ड रेजरवायर के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, जब कोल्ड रेजरवायर के ऊपर रखा, कोल्ड रेजरवायर पे रखने पे जो गैस जो है उसको अगर कंप्रेस करो, गैस अब अगेन हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं लेकिन आइसोथर्मली अगेन यहाँ पे किस तरह से है कि अब जो हम लोगों ने कोल्ड रिजर्वायर लिया हुआ है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, अब जो उस लिहाज से जो गैस अपने आप को कोल्ड करेगी वो भी उसी लिहाज से कोल्ड होगी, उससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकती। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो रिवर्सिबली और आइसोथर्मली गैस को जब कंप्रेस करते हैं, अब गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, कोल्ड रिजर्वायर है, तो क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप करना शुरू हो जाएगा। कंप्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर हम लोग ये साइकिल में देखें तो किस तरह से ये शो हो रहा है कि यहाँ पे जब आइसोथर्मल कोल्ड रेजरवायर में जब था तो कोल्ड रेजरवायर में क्या है, वो आइसोथर्मली जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करना शुरू हो गया। वॉल्यूम अब यहाँ पे इंक्रीज होता है और इस तरफ डिक्रीज होता है। तो अब देखिए वॉल्यूम V2 से V3 की तरफ पीछे की तरफ जा रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। V4 की तरफ जाते हुए वो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर T1 हम लोगों ने उसको कोल्ड रेजरवायर में रखा हुआ है क्योंकि टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जो प्रेशर है अब यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे था प्रेशर, अब प्रेशर जो है वो कंप्रेस करने से यहाँ से जो है वो P3 से P4 की तरफ इंक्रीज करना शुरू हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या है अगेन नेक्स्ट, अगर इसके ऊपर वर्क डन की बात की जाए, ठीक है, अब वर्क डन अगेन जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर अगर ज़ीरो है तो डेल्टा E भी ज़ीरो होगा। उस लिहाज से जो Q1 है वो W के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया, Q1 W के बराबर हो जाएगा और जो Q की वैल्यू है वो W की भी वैल्यू होगी। अब अच्छा, अब अगर आप लोग देखो तो ये जो हम लोगों ने आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन देखी थी सेम उसी तरह का है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन का आ रहा है, दोनों के साथ नेगेटिव साइन है। अच्छा, अब वहाँ पे था आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में क्या था कि जो
जो एक्सपेंशन हुई थी वो वर्क डन हुआ था बाय द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ था। जो गैस ने क्या किया था, वर्क डन कैसे किया था, बाय एक्सपेंडिंग इटसेल्फ, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जो कंप्रेशन है जो है वो गैस के ऊपर हो रही है, अब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। तो ये बात याद रखें, जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो वर्क के साथ प्लस का साइन आएगा, और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा हो तो डब्ल्यू के साथ नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर हीट जो है वो अब्जॉर्ब हो रही हो तो प्लस का साइन आता है, और अगर हीट जो है वो रिलीज हो रही हो, टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप कर रहा हो तो नेगेटिव का साइन आता है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो फोर्थ ऑपरेशन है वो है अडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। अगेन अब जो है जो सिलेंडर जो कोल्ड रेजरवायर के ऊपर रखा था, अगेन उसको उठा के अगेन इंसुलेटेड पोजीशन पे जगह पे रख देते हैं, ठीक है। अब जब इंसुलेटेड पोजीशन पे रखा, टेम्परेचर तो कम उसका हो रहा था, टेम्परेचर अगेन अच्छा आज उसको फर्दर कंप्रेस किया, ठीक है। फर्दर कंप्रेस करने से अब क्या होगा कि पहले तो उनका टेम्परेचर कम था, कंप्रेस होने पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अपनी भी कोई ना कोई जो है वो थ्रू मूवमेंट अपनी भी कोई ना कोई हीट है या अपना भी कोई ना कोई टेम्परेचर है। तो जब वो जितने क्लोज आते जाएंगे उनका जो टेम्परेचर है वो क्या करना शुरू हो जाएगा, राइज करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब फर्दर कंप्रेस कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो फर्दर डिक्रीज होगा, ठीक है। अगेन कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं तो जो उसका प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा, सॉरी यहाँ पे इंक्रीज आना चाहिए, ठीक है। प्रेशर जो है उसका फर्दर और इंक्रीज करेगा। अच्छा, इसी चीज़ को अब हम लोग इस साइकिल में देख लेते हैं। अगर आप लोग देखो यहाँ पे इस पोजीशन पे तो अच्छा यहाँ पे एक चीज़ रहेगी एडियाबैटिक। अगेन वही चीज़ है कि सिलेंडर सारा का सारा इंसुलेशन हुई हुई थी, अब सिर्फ कंडक्टिंग पोजीशन उसका बॉटम था। अगेन बॉटम को इंसुलेटिंग पोजीशन पे रख दिया, अब पूरा का पूरा इंसुलेटिंग सिलेंडर बन गया। तो जिस वजह से जो ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो एडियाबैटिक हो गया, ठीक है। जब एडियाबैटिक हो गया तो हम इसको कह सकते हैं कि जो कंप्रेशन हो रही है वो एडियाबैटिकल कंप्रेशन है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर साइकिल में देखें, ग्राफ में देखें तो यहाँ से एडियाबैटिकली जो वॉल्यूम है कंप्रेस कर रहे हैं, जो वॉल्यूम है वो फर्दर यहाँ से और डिक्रीज करता हुआ V1 की तरफ जा रहा है, ठीक है। पहले ये यहाँ पे वॉल्यूम था, अब ये V1 है तो यहाँ पे वॉल्यूम है, तो फर्दर वो डिक्रीज करेगा, ठीक है, फर्दर डिक्रीज करेगा टूवर्ड्स V1, ठीक हो गया। और जो प्रेशर है कंप्रेस करने की वजह से प्रेशर जो है वो फर्दर इंक्रीज कर रहा है। पहले प्रेशर यहाँ पे था एंड देन प्रेशर इंक्रीज कर रहा है एडियाबैटिकली कहाँ पे, P1 की तरफ। तो अगर आप लोग देखोगे थ्रू कंप्रेशन जो है ये जो प्रोसेस है गोइंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। हम लोग यहाँ से चले थे और ये सारा करते करते दोबारा से हम लोग P1 और V1 पोजीशन पे आ गए हैं, वो पोजीशन जहाँ पे टेम्परेचर दोबारा से राइज करना शुरू हो जाता है, वॉल्यूम जो है वो अपनी मिनिमम लेवल पे होता है और प्रेशर जो है वो मैक्सिमम लेवल पे होता है, ठीक है। इस पोजीशन पे हम लोग कह रहे हैं कि जो गैस है वो कंप्रेस्ड होती है एडियाबैटिकली उस हद तक जहाँ पे हमें जो सिस्टम है उसकी दोबारा से ओरिजिनल स्टेट अटेन हो जाती है, ठीक हो गया। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये कार्नोट साइकिल है, ठीक है। अच्छा, अब अगेन अगर इसका वर्क डन देखें इस स्टेप के अंदर
तो अगेन adiabatic है तो वर्क डन में Q जो है वो कांस्टेंट होगा, 0 होगा, तो उस केस में जो वर्क डन है वो इस टर्म के बराबर है। अगर आप लोग देखो यहाँ पे भी जो आप लोगों ने देखी थी adiabatic रिवर्सिबल एक्सपेंशन, सेम वैसी ही वैल्यू है, जस्ट यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। तो अब हम लोग कंप्रेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग वर्क डन कर रहे हैं ऑन द सिस्टम। जब वर्क डन हो ऑन द सिस्टम तो नेगेटिव साइन आता है। ठीक हो गया। तो ये एक पूरा का पूरा साइकिल है, कार्नोट साइकिल, जो सादी कार्नोट ने जो एक होता है, जो एक हीट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करने के लिए प्रपोज किया था। अच्छा, नेक्स्ट जो है कार्नोट साइकिल। अच्छा, अब इस पूरे साइकिल के दौरान टोटल कितना वर्क डन हुआ है, कितना नेट वर्क डन हुआ है, वो क्या है? नेट वर्क डन इन वन साइकिल। अब अगर देखो तो हर प्रोसेस में ये चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, या चाहे ये ले लो, या फिर ये ले लो, तो हर प्रोसेस में कोई ना कोई वर्क डन हुआ है, चाहे थ्रू एक्सपेंशन या थ्रू कंप्रेशन, या चाहे वर्क डन ऑन द गैस हुआ है या वर्क डन बाय द गैस हुआ है। तो वर्क डन, कुछ ना कुछ वर्क डन हर चारों प्रोसेस में हुआ है। तो जो नेट वर्क डन होगा, जो W होगा, वो इन चारों को मिलाकर आएगा। तो ये दो जो है वो वर्क डन जो है वो बाय द गैस है, और ये थ्रू जब ये एक्सपेंशन हुई थी, एंड देन ये वर्क डन, माइनस का साइन आ रहा है, तो वर्क डन ऑन द गैस है जब कंप्रेशन हुई थी। तो ये आ गया W1 का फार्मूला, ये आ गया W2 का, ये W3 का, एंड देन ये W4 का। अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ये प्लस CV है, आगे टर्म जो है ये माइनस CV है। तो जब भी इक्वेशन में सेम वैल्यू आ रही हो विद डिफरेंट सिंबल, प्लस एंड माइनस के साथ, तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो बाकी पीछे क्या बचा, ये इक्वेशन। ठीक है, ये ओवरऑल टोटल वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह अब नेट हीट अब्जॉर्ब्ड इन वन साइकिल, पूरे साइकिल के अंदर कितनी हीट अब्जॉर्ब हुई है वो क्या है, वो Q इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। अब हीट कहाँ अब्जॉर्ब हुई है, यहाँ पे Q1। ठीक है, Q1 में जब आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन थी, और एक है Q2 जब आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन थी। ये दो केसेस हैं जहाँ पे हीट जो है वो अब्जॉर्ब हुई है। आप लोगों को पता है कि जब ये वो केसेस हैं जब आइसोथर्मल थी, एडियाबैटिक में तो हीट 0 हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ दो केसेस हैं जो आइसोथर्मल वाले हैं, एक एक्सपेंशन वाला और एक कंप्रेशन वाला, जिस केस में हीट अब्जॉर्ब हुई है। तो ये हो गया एक्सपेंशन के लिहाज से, ये हो गया कंप्रेशन के लिहाज से Q2, सॉरी ये हो गया ठीक हो गया। हाँ, तो ये एक्सपेंशन के और ये कंप्रेशन के लिहाज से जो Q2 और Q1 है उनकी आगे इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया, तो इसको आगे फर्दर इस लिहाज से भी लिखा जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन गवर्निंग एडियाबैटिक चेंजेस। अगर एडियाबैटिक चेंजेस हो तो फिर इसको आगे फर्दर सॉल्व कैसे किया जा सकता है। ये तो आइसोथर्मल के लिहाज से था ना, तो एडियाबैटिक अगर चेंजेस आए तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए फार्मूला है T2/T1 इज इक्वल टू V3/V2 इंटू ओमेगा -1। ठीक हो गया, V3/V2 है, यहाँ पे एक चीज़ याद है कि माइंड में रखिए, V3/V2 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे T1/T2 इज इक्वल टू, अब पहले क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे T2/T1 है। तो जब कंप्रेशन होती है तो कंप्रेशन बिल्कुल उसके उलट है, तो यहाँ पे T1 ऊपर आ जाएगा तो T2 नीचे आ गया। तो ये इक्वल है V1/V2 के और होल ओमेगा -1। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रही थी V3/V2, ये जो V3/V2 है ये इक्वल है V4/V1 की। अभी हम लोग देखते हैं कि ये इक्वल कैसे है।
V3 ओवर V2, ये है V3 और ये V2। उसने कहा जो ये V3 और V2 तक का जो है ये इक्वल है किसके, V4 और V1 के। अगर आप लोग देखो यहाँ से यहाँ, सॉरी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, इनको इक्वल कहा जा सकता है। इसी तरह V3 ओवर V4 इज आल्सो इक्वल टू V2 ओवर V1। V3 V4 जो है V3 V4 V3 से V4 की तरफ जा रहा है, तो V3 V4 इज आल्सो इक्वल टू V2 V1 के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसने कुछ इक्वालिटीज रखी हैं, V3 और V4 भी जो है वो इक्वल है V2 V1 के, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ऊपर इक्वेशन है यहाँ पे हमारे पास आ रहा है V3 ओवर V4 आ रहा है, ठीक है, V3 V4 आ रहा है यहाँ पे इक्वेशन में। तो हम लोग V3 ओवर V4 की जगह V2 ओवर V1 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V3 ओवर V4 इन इक्वेशन गिवन इन प्रीवियस पेज, तो जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगी कि Q इज इक्वल टू R2ln V2 ओवर V1 है, ठीक है, और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करने के बाद V2 ओवर V1 आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास R जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है, ये भी कॉमन है दोनों में, और V2 और V1 ये भी कॉमन है। तो ये दोनों अगर कॉमन ले लिए तो ये कॉमन आ जाएगा ln V2 ओवर सॉरी हाँ जी, ये R इंटू T2 माइनस T1, ये T2 और T1 जस्ट यहाँ पे ये डिफरेंट है, तो ln V2 और V1 हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी। थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी जो हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी हम लोगों ने देखा था पीछे, हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं। जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है कि जो हम लोग हॉट रिजर्वायर या हाई टेम्परेचर सोर्स यूज़ कर रहे हैं वो जितनी हीट प्रोवाइड करता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर सोर्स जो हीट प्रोवाइड करता है उस हीट को यूज़ करते हुए सिस्टम कितना वर्क डन करता है उसको कहते हैं उस हीट इंजन की एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी हो गया इज इक्वल टू वर्क ओवर हीट। तो हम लोगों को पता है कि जो W है वो इक्वल है इस टर्म के, पीछे हम लोग डिराइव कर चुके हैं इस चीज़ को। और जो Q2 है, अब यहाँ पे हम लोगों ने Q2 लिया है, Q2 वो हीट है जो कि हाई टेम्परेचर सोर्स की है, ठीक है। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ओवरऑल टोटल हीट, ये वो नहीं है, नेट हीट नहीं है, ये वो हीट है जो कि हाई टेम्परेचर सोर्स हीट दे रहा है, ये वो है Q2 इज इक्वल टू R2 ln V2 ओवर V1, ठीक है। तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए W ओवर Q2 करेंगे तो W की टर्म्स जो है वो ऊपर रखेंगे और Q की टर्म्स नीचे रखेंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट T2 माइनस T1 ओवर T2, ठीक है। तो जो W ओवर Q2 है वो इट विल बिकम इक्वल टू T2 माइनस T1 ओवर T2। और यहाँ से ये भी पास्टुलेट हमारे माइंड में आ रहा है जो हम लोगों ने बिल्कुल कार्नेट साइकिल के स्टार्ट में देखा था कि सादी कार्नेट ने कहा था कि जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है उन टेम्परेचर्स के ऊपर, उन T2 और T1 के ऊपर जो कि वो हीट इंजन, जिस टेम्परेचर के ऊपर वो हीट इंजन ऑपरेट कर रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे भी देखो थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी वो भी डिपेंड कर रही है T2 ओवर T1 के ऊपर, लेकिन यहाँ पे T2 माइनस T1 ओवर T2। अच्छा, कार्नेट थ्योरम क्या होता है? कार्नेट थ्योरम क्या है कि एवरी परफेक्ट इंजन वर्किंग रिवर्सिबली बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स हैव द सेम एफिशिएंसी वट एवर विल बी द वर्किंग सब्सटेंस। कहते हैं कि वर्किंग सब्सटेंस जो कोई भी हो, कोई भी गैस ले लो, लिक्विड ले लो, ठीक है, जो आपका सिस्टम है जो उसके ऊपर आप वर्क डन कर रहे हैं या जो वर्क डन कर रहा है वो सिस्टम कुछ भी हो, लेकिन क्या है अगर हीट जो क्या कहते हैं उसको, हीट इंजन जो है, अगर आप लोग
4 हीट इंजन ले रहे हैं, ठीक है। उन चारों हीट इंजन को अगर आप लोग जो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग 2 टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर या सोर्स और एक लो टेम्परेचर सोर्स या सिंक, ठीक है। तो जो हम लोग 2 टेम्परेचर जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इन चारों के चारों हीट इंजन्स को अगर एक जैसे देते हैं तो उस केस में उन चारों के चारों की एफिशिएंसी भी सेम होगी। ये क्या है, कार्नोट थ्योरम, ठीक है। अब जितने भी हीट इंजन हैं अगर आप उनको जो टेम्परेचर लिमिट्स हैं वो अगर सेम दे रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी भी सेम होगी। वही चीज़ जो अब पीछे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एफिशिएंसी के केस में, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग था आज का लेक्चर। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो उसको 2-3 दफ़ा फिर देखें, ठीक है, फिर सुने तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही।